नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे उत्कर्ष के यूपी उत्कर्ष के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ। शुरू करते हैं आज की हमारी इंपॉर्टेंट क्लास। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा ये सेशन जो है वो यूपी एल्टीग्रेड 2025 के लिए आयोजित होता है। और इसी सेशन में हम लोग बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो आज भी ऐसा ही एक सेशन जो है वो सेशन यहाँ पर आप लोगों के सामने है, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से कि अभी तक अगर आपने सेशन को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे आप सभी लोग इससे अवगत होंगे कि उत्कर्ष पर चल रहा है दिवाली ऑफर, जिस दिवाली ऑफर के तहत उत्तर प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आप सभी लोगों को मिल रहा है अप टू 90% ऑफ। अभी अप टू 90%, 50% तो होगा ही होगा, उससे ज़्यादा 60, 70, 80, 90 जितना भी हो सके उतना आप लोगों के बैच पे हो सकता है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको अपने जो टॉप कोर्सेज हैं, इन टॉप कोर्सेज पर एक्स्ट्रा 13% ऑफ भी यहाँ पर जो है वो मिल रहा है। ठीक है, इसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना पड़ेगा UC13, और इसी UC13 कूपन कोड को यूज़ करने पर आपको ये जो एक्स्ट्रा 13% ऑफ है ये यहाँ पर मिल जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कोर्स की वैलिडिटी की वैलिडिटी को लेकर हम काफ़ी चिंतित रहते हैं जब हमारी एग्जामिनेशन डेट जो है वो आगे चली जाती है। तो यहाँ पर आपके कोर्स की वैलिडिटी जो है वो एग्जाम तक रहने वाली है, यानी जब तक आपकी एग्जामिनेशन डेट है तब तक आपका कोर्स भी यहाँ पर वैलिड रहेगा। उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने यूपीएसआई का भी बैच है जो कुमार गौरव सर के निर्देशन में चल रहा है। इस बैच की प्राइस स्टैंडर्ड में रहेगी 549 रुपये। ठीक है, और प्राइम में यही बैच आपको 1299 रुपये में अवेलेबल होगा। और इस प्राइम बैच के साथ आपको यूपीएसआई का मटीरियल भी मिलेगा, यानी बुक्स भी यहाँ पर अवेलेबल होंगी सभी सब्जेक्ट्स की। साथ ही साथ यूपी टीजीटी के सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनके रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिलेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है क्योंकि टारगेट हमारा दिसंबर है तो कोर्सेज रिकॉर्डेड हैं, लेकिन इस टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत है वो है क्वेश्चंस के प्रैक्टिस की, क्वेश्चंस के लाइव एक्सप्लेनेशन की। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर 500 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है इनकी शानदार प्रैक्टिस करने का मौका आपको मिलेगा बिल्कुल लाइव। यानी अगर जैसे मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका मैं लाइव सॉल्यूशन आप लोगों को यहाँ पर कराने वाली हूँ। ठीक है, साथ ही दिवाली स्पेशल के तौर पर आपको इसी बैच पर जो है वो एक्स्ट्रा 13% ऑफ भी मिल रहा है, जिसके तहत ये बैच आपको 1131 रुपये में मिल जाएगा। बात करिए अगर शिक्षक बैच कॉम्बो की, यानी यूपी अल्टीग्रेट मैथ्स और जीके की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो स्टैंडर्ड में यही बैच आपको मिलेगा 1566 रुपये में, और प्राइम में ये बैच आपको मिल जाएगा किसमें, 1914 रुपीज़ में। यहाँ पर मैथ्स के साथ साथ बायोलॉजी के बैच पर भी ये एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट आपको मिल रहा है अप टू 19% ऑफ के साथ, जिसके तहत 1566 रुपये आपका प्राइस रहने वाला है। और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर 1566 रुपये रहेगा। ठीक है, और प्राइम में जो है वो प्राइम में 1740 रुपये जो है वो आपका बैच पर प्राइस यहाँ पर चलने वाला है। साथ ही साथ उर्दू और जीके की अगर हम लोग बात करें तो ये बैच पर भी आपको वही UC13 पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। हिंदी और जीके वाले कॉम्बो बैच पे भी मिल रहा है, और साइंस और जीके वाले कॉम्बो बैच पे भी यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, चलिए तो बिना देरी करें शुरुआत करते हैं आज के जो है वो आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आई होप आप सब लोग जो है वो यहाँ पर तैयार होंगे इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए। और आज जिस टॉपिक पर क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस यहाँ पर करना जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से मान के चलो कि 2 क्वेश्चन आप लोगों से ज़रूर क्या किए जाते हैं, पूछे यहाँ पर जाते हैं। डीएनए प्रतिकृति कोशिका चक्र के किस चरण की होती है? डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल? सेल साइकिल जो है इसी सेल साइकिल की कौन सी फेज होती है जिसमें डीएनए प्रतिकृति यहाँ पर देखी जाती है? ठीक है, अब सेल साइकिल या कोशिका चक्र के बारे में हम सब लोग यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं, और उसी कोशिका चक्र की कौन सी फेज है जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर यहाँ पर आना चाहिए। मैं देखना चाहती हूँ कि कितने बच्चे जो है वो फटाफट से इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वो आंसर मुझे यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देने वाले हैं। ठीक है, तो एस फेज होती है, G2 फेज होती है। अब ये G2 फेज 2 बार आ गया है, हम एक G2 फेज को यहाँ पे हटा देते हैं, एंड D इज एना फेज, है ना। अब आंसर दे दो फटाफट से भाई, सभी बच्चे जल्दी से जो है वो जल्दी से अब क्या करेंगे, आंसर जो है वो आंसर यहाँ पर दे देंगे। एग्जैक्टली देखो मोस्टली बच्चों का आंसर जो है वो यहाँ पर आ रहा है ए, यानी एस फेज। और हम सब लोगों को पता है कि मैम हम लोग सेल साइकिल पढ़ते हैं, और इसी सेल साइकिल में पर्टिकुलरली जो एस फेज हमारे सामने होती है, इसी एस फेज में क्या होता है मैम, इसी एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस क्या होता है, संपन्न होता है। तो जिसने भी ए आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर है, बहुत सारे बच्चों का आ रहा है, वेरी गुड बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। हरित लवक का जो डीएनए होता है, हम सब लोगों को पता है कि हम पादप कोशिका के बारे में बात कर रहे हैं, और इसी पादप कोशिका के अंदर जो है वो क्या होता है मैम, पादप कोशिका के अंदर हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक जिसे हम लोग क्या कहते हैं मैम, जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर बोलते हैं। इस क्लोरोप्लास्ट के पास जो है अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना एक डीएनए मौजूद होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना एक डीएनए मौजूद होता है। लेकिन यही डीएनए जो है ये बेसिकली होता कैसा है, ठीक है। हरित लवक का डीएनए जो है वो डीएनए कैसा होता है। चलिए लेट वी सी कि कितने बच्चे जो हैं वो यहाँ पर सही आंसर देंगे। हरित लवक का डीएनए होता है केंद्रीय डीएनए के समान एकल रेखीय रज्जुक, दोहरा वृत्ताकार रज्जुक या एकल वृत्ताकार रज्जुक आंसर होगा। चलिए काफ़ी सारे बच्चों का आंसर जो है वो आंसर मेरे पास यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आ गया है, और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सही आंसर यहाँ पर दे रहे हैं। तो हम लोगों को याद रखना है कि मैम जो क्लोरोप्लास्ट होता है यही क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके प्रेजेंस में कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस संपन्न होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है, और जब हम इसकी संरचना को देखते हैं तो इसी संरचना में जो है वो हरित लवक के पास अपना एक डीएनए जो है वो डीएनए भी मौजूद होता है, जो कि नाभिकीय डीएनए से भिन्न होता है। लेकिन होता कैसा है मैम, डबल सर्कुलर स्ट्रैंड के फॉर्म में देखा जाता है। किसके फॉर्म में? डबल सर्कुलर स्ट्रैंड जो है इसके फॉर्म में यहाँ पर देखा जाता है। तो सी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सामने है। अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान, अर्धसूत्रीय विभाजन यहाँ पर आप लोगों से क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, यानी जिसे हम लोग मेयोसिस बोलते हैं। और इसी मेयोसिस के दौरान जो द्विसंयोजक होता है यानी जो बाइवेलेंट्स बनते हैं, ठीक है, यही बाइवेलेंट्स का निर्माण किस अवस्था में होता है। नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ आपको मेंशन कराई हुई है। जल्दी से सभी बच्चे आंसर देंगे, एंड नॉट इवन अ सिंगल स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो आंसर ना करे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आंसर जरूर आना चाहिए, गलत हो सही हो इट डजेंट मैटर, लेकिन आंसर जरूर आना चाहिए। कौन सी अवस्था होती है मेयोसिस या अर्धसूत्रीय विभाजन की जिसके दौरान द्विसंयोजक का निर्माण होता है? चलिए यहाँ पर भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो डी ऑप्शन की तरफ पहुँच रहे हैं। कुछ एक आधा ऐसा भी है जो बी ऑप्शन की तरफ भी यहाँ पर क्या हो रहा है, जा रहा है। बट हम लोगों को याद रखना है कि करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा मैम, करेक्ट आंसर डी ही यहाँ पर हो जाएगा। कौन सी अवस्था में अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान द्विसंयोजक का निर्माण होता है? तो मैम वो अवस्था जो है वो कौन सी होती है, वो जाइगोटीन अवस्था जो है वो यहाँ पर होती है, ठीक है। चलिए तो व्हाट इज द राइट आंसर मैम, डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। द्विगुणित जीव में क्रॉसिंग ओवर किसके लिए जिम्मेदार होता है? ठीक है, अगर कोई भी जो है वो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है जो कि एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, द्विगुणित जो है वो द्विगुणित कोशिका है जिसके पास 2n स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर क्या किया जाता है, देखा जाता है। तो उसमें ये जो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन सी प्रक्रिया रिस्पॉन्सिबल होगी? क्या लिंकेज रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल होगी, इफेक्टिवनेस रिस्पॉन्सिबल होगी, रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल होगा, या फिर को एफिकेसी जो है, यही को एफिकेसी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से सभी बच्चे, व्हाट इज एग्जैक्टली द करेक्ट आंसर? इसका सही आंसर यहाँ पर जो है वो क्या होने वाला है? ठीक है, देखो काफी सारे बच्चे जो हैं वो सी ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो ए यानी सहलग्नता या लिंकेज की तरफ भी जा रहे हैं। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि लिंकेज इसका आंसर नहीं होगा। सहलग्नता जो विधि होती है, इसी विधि में जितने भी द्विगुणित जीव होते हैं, उन्हीं द्विगुणित जीवों के अंदर इसी रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस के तहत क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस देखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है वो कौन सा ऐसा कोशिकांग है जिसमें डीएनए मौजूद नहीं होता है? कौन सा ऐसा जो है वो ऐसा कोशिकांग है जिस कोशिकांग में डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जो है वो मौजूद नहीं होता है? क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया है,
क्या वो गोल्जी बॉडी है, क्या वो न्यूक्लियस है, या फिर क्लोरोप्लास्ट जो है वही क्लोरोप्लास्ट हमारा क्या होगा, सही आंसर यहाँ पर होगा। क्या माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है? बिल्कुल होता है मैम। सेल में कुछ गिने चुने ही ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके पास अपना डीएनए होता है, जिसमें एक है माइटोकॉन्ड्रिया, एक है यहाँ पर न्यूक्लियस यानी केंद्रक के अंदर तो डीएनए होता ही होता है। और अगर प्लांट सेल में जाए तो प्लांट सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके पास भी अपना डीएनए होता है। तो किसके पास नहीं होता है? तो मैम गोल्जी बॉडी जो होती है, ठीक है, गोल्जी बॉडी यहाँ पर वही कोशिकांग है जिसकी खोज का श्रेय जो है वो किसे जाता है? मैम खोज का श्रेय यहाँ पर जाता है कैमिलो गोल्जी को, ठीक है, किसे जाता है? कैमिलो गोल्जी को। और इन्हीं कैमिलो गोल्जी ने इस गोल्जी उपकरण की यहाँ पर क्या करी थी? खोज करी थी। तो अगेन व्हाट इज द राइट आंसर? मैम बी सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग है जो प्रकाशीय श्वसन के लिए आवश्यक है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग है जो प्रकाशीय श्वसन के लिए क्या होता है? आवश्यक यहाँ पर होता है। प्रकाशीय श्वसन को हम लोग बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन वो क्रिया होती है जो प्रकाश की उपस्थिति में क्या होती है? संपन्न यहाँ पर होती है। तो डिक्टियोसोम प्रकाशीय श्वसन में काम आता है, पेरोक्सीसोम प्रकाशीय श्वसन में काम आएगा, अंतर प्रद्रव्य जालिका यानी ईआर जो है वो यहाँ पर काम आएगी, या ग्लाइऑक्सीसोम जो है वो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा कोशिकांग है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल विच इज एसेंशियल फॉर व्हाट, जो कि कहीं ना कहीं प्रकाशीय श्वसन के लिए आवश्यक यहाँ पर होता है। तो आप सब लोगों को याद रखना है कि मैम अगर हम लोग बात करें किसकी? पेरोक्सीसोम की, ठीक है, बात जो है वो बात किसकी की जाए? मैम बात की जाए यहाँ पर पेरोक्सीसोम की। तो पेरोक्सीसोम जो है वो एक सेल ऑर्गेनल होता है, जो सेल ऑर्गेनल कहीं ना कहीं फोटो रेस्पिरेशन यानी जो प्रकाशीय श्वसन होता है, इसी प्रकाशीय श्वसन की क्रिया के लिए क्या है? जिम्मेदार यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन और इसका आंसर क्या सही होगा? बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। काफ़ी हद तक आप सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं क्योंकि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के सामने पहले भी हो चुके हैं। तो इट्स जस्ट अ रिवीजन क्लास, है ना, मोर देन रिवीजन जिसे हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं आज। कौन सा कोशिका सिद्धांत का अपवाद यहाँ पर है? वायरस है, जीवाणु है, कवक है या लाइकेन है? तो कोशिका सिद्धांत के जब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, बात जो है वो बात करते हैं, तो हम सब लोगों को पता है कोशिका सिद्धांत जिसे हम लोग क्या कहते हैं मैम, जिसे हम लोग सेल थ्योरी यहाँ पर बोलते हैं। सेल थ्योरी किसने दी थी मैम? सेल थ्योरी जो है वो स्लाइडन और स्वान नामक वैज्ञानिक जो हैं, इन्हीं स्लाइडन और स्वान नामक वैज्ञानिक के द्वारा क्या की गई थी? दी गई थी। कब दी गई थी मैम? 1838-39 में जो है उसी इस सेल थ्योरी को क्या किया गया? दिया गया। और अगर हम लोग बोले कि इसका एक्सेप्शन जो है वो यहाँ पर क्या है, तो आप लोगों को याद रखना है कि मैम सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है वायरस, क्योंकि सेल थ्योरी जो है वो कहीं ना कहीं लिविंग सेल्स के लिए यहाँ पर दी गई थी, है ना, जीवित कोशिकाओं के लिए गई थी, या मैं बोलूँ सजीवों के लिए दी गई थी। लेकिन वायरस जो है वो वायरस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे ना तो हम लिविंग बोल सकते हैं, ना ही हम इसे नॉन लिविंग जो है वो नॉन लिविंग यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। तो ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कोशिकांगों के युग्म में किसमें डीएनए मौजूद नहीं होता? अब देखो अभी मैंने आपको बताया था कि पूरे सेल में सिर्फ और सिर्फ मेनली 3 ही ऐसे ऑर्गेनल हैं जिनमें डीएनए मौजूद होता है। तो यहाँ पर कौन सा जो है वो कौन सा ऐसा पेयर है सेल ऑर्गेनल्स का जिसमें डीएनए प्रेजेंट नहीं होगा? जिसमें डीएनए क्या नहीं होगा? प्रेजेंट जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा। तो हम लोगों को पता है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए होता है मैम, लेकिन लाइसोसोम के पास नहीं होता। हरित लवक के पास डीएनए होता है लेकिन मैम वैक्यूल के पास नहीं होता। केंद्रक के पास डीएनए होता है मैम, लेकिन राइबोसोम के पास डीएनए नहीं होता। क्या पूछ रहा है? ये डीएनए मौजूद नहीं होता है। अच्छा, ऐसा पूरा ही युग्म बताना है जिसके पास डीएनए नहीं है, तो डी हो जाएगा, है ना, क्योंकि इन तीनों में तो माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, डीएनए, केंद्रक के पास तो डीएनए है, लेकिन लाइसोसोम के पास भी डीएनए नहीं होता, और रसधानी यानी वैक्यूल के पास भी डीएनए जो है वो प्रेजेंट यहाँ पर नहीं होता। और आपको पता है कि लाइसोसोम को क्या बोला जाता है मैम? लाइसोसोम को बोला जाता है कोशिका की आत्मघाती थैली, यानी एक ऐसा ऑर्गेनल है जो हमारी बॉडी से जो है बेसिकली बॉडी से जितने भी हानिकारक तत्व होते हैं उन हानिकारक तत्वों को क्या कर देता है? नष्ट यहाँ पर कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग है जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का एक मुख्य स्थल होता है? इनमें से कौन सा जो है वो कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है
जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो है, इसी ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का क्या है, मुख्य स्थल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से सभी बच्चे जो हैं वो सभी बच्चे यहाँ पर राइट आंसर देंगे। मैम व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग है जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का मुख्य स्थल है? लाइसोसोम, अंतःपृथ्वी जालिका, गोल्जी कॉय या माइटोकॉन्ड्रिया? चलिए अगर हम लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देखें तो आपको याद रखना है कि ग्लाइकोप्रोटीन भी बने, ठीक है, और क्या बने बच्चा, ग्लाइकोलिपिड भी बने। देखो काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो सही ऑप्शन की तरफ यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जा रहे हैं। मैम इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर हो जाएगा। सी जिसे हम लोग कह रहे हैं गोल्जी कॉय, गोल्जी कॉय जिसे कहा जाता है गोल्जी बॉडी, और यही गोल्जी बॉडी होता है जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो है वो यहाँ पर क्या होता है, बनता है। तो सी अगेन इज द राइट आंसर, याद रखना है सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पेरोक्सीसोम में पाया जाने वाला एक सामान्य एंजाइम जो है वो यहाँ पर कौन सा है? पेरोक्सीसोम की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसी पेरोक्सीसोम में पाया जाने वाला एक सामान्य एंजाइम जो है वही सामान्य एंजाइम यहाँ पर कौन सा जो है वो कौन सा यहाँ पर हो जाएगा? ठीक है, चलो जल्दी से जो है वो जल्दी से बता दो व्हाट इज द राइट आंसर। मैम पेरोक्सीसोम में अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि पेरोक्सीसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट। मैम यहाँ पर कौन सा जो है वो कौन सा प्रोसेस होता है, फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, जिसे हम लोग प्रकाशीय श्वसन यहाँ पर बोलते हैं। कहने का मतलब प्रकाश की उपस्थिति में पौधे जो हैं वो क्या करते हैं, रेस्पिरेट यहाँ पर करते हैं। और एक नॉर्मल सा एंजाइम जो कि इस पेरोक्सीसोम के अंदर पाया जाता है दैट इज कैटालेज एंजाइम। ठीक है, कौन सा होता है मैम, कैटालेज एंजाइम जो है वो यहाँ पर होता है जो पेरोक्सीसोम के अंदर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र जो है वो कहाँ पे स्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र होता है ये तंत्र कहाँ पे स्थित होता है? आंतरिक झिल्ली में होता है। आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो उंगलीकार संरचना यानी क्रिस्टी नामक स्थान होता है वहाँ पे होता है। बाहरी झिल्ली में होता है या फिर इंटरनल मेम्ब्रेन स्पेस जो होते हैं उन्हीं इंटरनल मेम्ब्रेन स्पेस में ये यहाँ पर क्या किया जाता है, देखा जाता है। ठीक है, चलो बताओ जल्दी से माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र कहाँ स्थित होता है? चलो देखो अगर अब मैं सिंपल सा आंसर यहाँ पर दूँ तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि मैम माइटोकॉन्ड्रिया की जो इंटरनल मेम्ब्रेन होती है या जो आंतरिक झिल्ली यहाँ पर होती है उसी इंटरनल मेम्ब्रेन में, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है यही माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है मैम, ये एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल होता है। ठीक है, ये क्या होता है मैम, एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल जो है वही ऑर्गेनल यहाँ पर होता है। और क्योंकि डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, तो इसकी जो आंतरिक झिल्ली होती है, ठीक है, उसी आंतरिक झिल्ली में यही इलेक्ट्रॉन अभिगमन या एक्सेस सिस्टम जो है वो देखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है 4 विविध प्रकार पर समान माप के गुणसूत्रों का सही क्रम यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, मतलब हमने जो है वो हमने गुणसूत्रों के प्रकार तो पढ़े थे आमाप के आधार पर, लेकिन यहाँ पे बोल रखा है कि विविध प्रकार तो विविध है, टाइप जो है वो टाइप तो डिफरेंट है, लेकिन उनका मेजरमेंट सेम है ना। वो गुणसूत्र जो है वो माप में यानी लंबाई चौड़ाई में जो है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, समान जो है वो समान यहाँ पर देखे जाते हैं। चलो बताएंगे सभी बच्चे इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 विविध प्रकार पर समान माप के गुणसूत्रों का सही क्रम यहाँ पर क्या होगा? चलिए मोस्टली बच्चे जो हैं वो सी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं और कुछ हमारे बच्चे जो हैं वो ए की तरफ भी जा रहे हैं, है ना।
मैं आप लोगों को बता देती हूँ उसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, सी ही यहाँ पर होगा। मैम मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक के साथ साथ सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक के साथ साथ एक्रोसेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक के साथ साथ टीलोसेंट्रिक, ये सीक्वेंस होती है ना, सीक्वेंस होती है किसकी, क्रोमोसोम्स की। मतलब क्रोमोसोम्स, इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो मेजरमेंट के बेसिस पर जो है वो क्या है, सेम है, लेकिन टाइप के बेसिस पर अगर हम लोग बात करें तो टाइप के बेसिस पर कहीं ना कहीं विविध प्रकार के यहाँ पर देखे जाते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। कोशिकांग जिसमें बहुत अधिक बहुरूपता पाई जाती है, ठीक है, ऐसा जो है वो ऐसा कौन सा यहाँ पर सेल ऑर्गेनल है, ठीक है, जिस सेल ऑर्गेनल में बहुत अधिक, यहाँ अगर हम लोग यहाँ पर बोले तो लॉट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म जो है वही लॉट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इसमें यहाँ पर देखा जाता है। डिक्टियोसोम में देखा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में देखा जाता है, गोल्जी कॉय में देखा जाता है, या लाइसोसोम। बहुरूपता मतलब जो अपने रूप बदलता हो, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बहुत बार जो है वो बहुत बार क्या करता हो, बदलता हो। तो बहुरूपता कौन से कोशिकांग में यहाँ पर देखी जाती है, कौन सा ऐसा कोशिकांग है जिसमें बहुत अधिक बहुरूपता पाई जाती है, कौन सा ऐसा कोशिकांग है जिसमें बहुत अधिक बहुरूपता पाई जाती है। चलो, मेजॉरिटी वैसे सही ऑप्शन की तरफ यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जा रही है, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बोले कि क्या सही आंसर यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या होगा, तो सेल ऑर्गेनिज्म की बात की गई है, और सेल जो है इसी सेल का बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म जो है, ठीक है, यही पॉलीमॉर्फिज्म क्या किया जाता है, देखा जो है वो देखा यहाँ पर जाता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि इसका सही आंसर जो है वो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, विच सेल ऑर्गेनल, ठीक है, जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो यहाँ पर क्या किया जाएगा, देखा जाएगा। तो आप सब लोगों को याद रखना है कि इन सब में अगर यहाँ पर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो बहुरूपता देखी जाएगी वो लाइसोसोम में जाएगी, क्योंकि लाइसोसोम का काम क्या है मैम, लाइसोसोम का काम ही हमारी कोशिका के अंदर जितने भी हानिकारक तत्व हैं उन हानिकारक तत्वों को नष्ट करना है। और कई बार ऐसा होता है कि उन नष्ट करने के लिए वही लाइसोसोम जो है वो अलग अलग रूपों में भी देखा जाता है, और नष्ट करते करते कभी कभी खुद को भी खत्म कर लेता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, द्विगुणित जीव में क्रॉसिंग ओवर किसके लिए जिम्मेदार यहाँ पर होगा। तो बात की जा रही है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की, और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में अगर हम लोग क्रॉसिंग ओवर के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो एग्जैक्टली है ना, ये क्वेश्चन हमने अभी भी कर लिया मैम, पुनः संयोजन यानी रिकॉम्बिनेशन का जो प्रोसेस होता है, इसी रिकॉम्बिनेशन के प्रोसेस एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो है इसमें क्रॉसिंग ओवर क्या किया जाता है, देखा जाता है। कोशिका में एल्यूरोप्लास्ट संचित करता है किसको। अब जब हम लोग हरित लवक पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग तरह के प्लास्ट पढ़े थे, ठीक है, एमाइलोप्लास्ट भी पढ़ा था, एल्यूरोप्लास्ट भी हम लोगों ने वहाँ पर जो है वहाँ पे पढ़ा था। तो आपको बताना है कि एल्यूरोप्लास्ट एक्यूमुलेट इन द सेल व्हाट, ये कोशिका में जो एल्यूरोप्लास्ट होता है ये क्या संचित करता है, स्टार्च को संचित करता है, तेल को संचित करता है, प्रोटीन को संचित करता है, या फिर पोषक तत्व जो हैं इन्हीं पोषक तत्वों को संचित यहाँ पर करेगा। बताओ भाई, हरित लवक का जो है वो हरित लवक का एक हिस्सा हमारे सामने यहाँ पर जो है वो यहाँ पर है, और इसी हरित लवक के हिस्से का आंसर जो है वो हमें यहाँ पर सही देना है। एल्यूरोप्लास्ट किसे संचित करता है, तो चलो सी यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे जो है वो मैक्सिमम बच्चे आंसर दे रहे हैं कि मैम अगर प्रोटीन का संचयन जो है, ठीक है, प्रोटीन का संचयन जो है वो अगर किया जा रहा है तो प्रोटीन का संचयन करने वाले जो प्लास्ट होते हैं उन्हें हम लोग एल्यूरोप्लास्ट बोलते हैं। स्टार्च का संचयन करने वाले को एमाइलोप्लास्ट जो है वो यहाँ पर क्या किया जाता है, बोला जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, साइटोपंचर, ठीक है, साइटोपंजर जिसे हम लोग बोलते हैं कोशिका कंकाल। जैसे हमारा शरीर होता है ना, तो हमारे शरीर का निर्माण जो है वो एक कंकाल से हुआ है, ऐसे कोशिका का भी एक शरीर होता है, सेल की भी एक बॉडी होती है, और उसी बॉडी का निर्माण जिससे होता है उसे कोशिका कंकाल यानी साइटोपंजर कहा जाता है। तो इसी साइटोपंजर में बेसिकली होते क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइक्रोफिलामेंट होते हैं, कोशिका भित्ति होती है, गोल्जी बॉडी इसमें होता है, या कोशिका जंक्शन जो है वो सेल जंक्शन यहाँ पर क्या किया जाएगा, देखा जाएगा। यस,
फटाफट से हमारे सभी बच्चे जो है वो सभी बच्चे यहाँ पर आंसर जो है वो आंसर देंगे। साइटोपंजन में या कोशिकीय कंकाल में बेसिकली क्या पाए जाते हैं? मैम गोल्जी बॉडीज तो नहीं होंगे क्योंकि ये तो कोशिकांग है, सेल के अंदर होता है। कोशिका भित्ति जो है वो उसकी आउटर लेयर होती है। अब बात रही कोशिका जंक्शन की और माइक्रोट्यूब और माइक्रोफिलामेंट्स की, तो आपको याद रखना है जैसे हमारे शरीर में हड्डियां जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी होती हैं, ऐसे ही कोशिका की जो हड्डी होती है, कोशिका का जो कंकाल होता है वो माइक्रोट्यूब और माइक्रोफिलामेंट से मिलकर बना होता है, जिन्हें सूक्ष्म रेशे कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाएगा? सूक्ष्म रेशे जो है वही रेशे यहाँ पर बोला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जीन विनिमय की आवृत्ति निर्भर करती है किस पर? अगर जीनियस एक्सचेंज यहाँ पर देखने को मिल रहा है या जीन का एक्सचेंज जो है वो देखने को मिल रहा है, तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन एक्सचेंज डिपेंड्स ऑन व्हाट? क्या ये जीनों की संख्या पर निर्भर करती है? क्या ये दो जीनों के बीच की दूरी पर निर्भर यहाँ पर करती है? क्या जीन की लंबाई पर ये निर्भर करती है? या उपरोक्त सभी जो है वो उपरोक्त सभी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा जीन विनिमय। और इसी जीन विनिमय की आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन एक्सचेंज डिपेंड्स ऑन व्हाट? डिपेंड्स ऑन व्हाट? ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि मैम अगर हम लोग जीन विनिमय की आवृत्ति की यहाँ पर क्या करेंगे? बात करेंगे। ठीक है, तो जीन विनिमय की जो आवृत्ति होती है मतलब जीन को कैसे एक्सचेंज करोगे, ये डिपेंड करेगा कि दो जीनों के बीच की दूरी क्या है। एक जीन जो है वो एक जीन दूसरे जीन से गुणसूत्र पर कितनी दूरी पर सरलरेखीय क्रम पर क्या है रखा जो है वो रखा हुआ है या स्थित है। ठीक है, तो डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा आप लोगों को याद रखना है कि फ्रिक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, जितना कम होगा फ्रिक्वेंसी उतनी ही घट यहाँ पर जाएगी। ठीक है, चले तो बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर आप लोगों के सामने है, आपसे पूछा जा रहा है एक न्यूक्लियोटाइड निम्नलिखित में से किस रासायनिक घटक से बनता है? ठीक है, डीएनए में आप सब लोगों को पता है कि जब हम लोग डीएनए और आरएनए की बात करते हैं तो इनके अंदर न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं जो हैं वो क्या की जाती है? देखी जाती है। तो अगर हम लोग एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो निम्न में से किस रासायनिक घटक से यही एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या हो जाएगा? बन जाएगा। कौन सा एक रासायनिक घटक है जिस रासायनिक घटक से न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है? क्या इसमें एक नाइट्रोजन बेस, एक फॉस्फेट समूह और एक पेंटोस शर्करा होती है? क्या इसमें एक नाइट्रोजन बेस, एक फॉस्फेट समूह, एक हेक्सोस शर्करा होती है? क्या नाइट्रोजन बेस, एमिनो एलिमेंट और एक पेंटोस शर्करा होती है? या फिर ए इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो आप सब लोगों को याद रखना है कि व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? मैम सी जो है वो सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा कि मैम न्यूक्लियोटाइड जो होता है इसमें एक नाइट्रोजन बेस तो होता ही होता है, साथ ही में एक फॉस्फेट ग्रुप भी यहाँ पे होता है और फॉस्फेट समूह के साथ साथ एक पेंटोस शर्करा जो होती है, यही पेंटोस शर्करा भी इसमें क्या होती है? देखने को मिलती है। तो अगेन आप लोगों को याद रखना है कि सी जो है वो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपसे पूछा जा रहा है डीएनए के खोजकर्ता जो है वो यहाँ पर कौन है? डीएनए जो है इसी डीएनए के खोजकर्ता जो है वो खोजकर्ता कौन है? फ्रेडरिक मिशर है, जी खुराना है, अल्टमान है या वाटसन और क्रिक जो है वही वाटसन और क्रिक इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, डीएनए को किसने खोजा था? अब याद रखना डीएनए को किसने खोजा था ये पूछा जा रहा है। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना को किसने खोजा था ये हमसे नहीं पूछा जा रहा। ठीक है, ये हमसे नहीं पूछा जा रहा, बड़ा सिंपल सा आंसर है। ठीक है, देखो इसका आंसर होगा ए, यानी अगर डीएनए के खोजकर्ता की बात की जाए तो मैम डीएनए के खोज करी थी फ्रेडरिक मिशर ने। ठीक है, जी खुराना जो है जिन्हें हरगोविंद खुराना भी बोला जाता है, इन्होंने मैम लेबोरेटरी में यानी प्रयोगशाला जो है इस प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का क्या किया था? संश्लेषण यहाँ पर किया था। मतलब लेबोरेटरी में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया? तो मैम संश्लेषण किया गया हरगोविंद खुराना के द्वारा। ठीक है, अगर वाटसन और क्रिक की हम लोग यहाँ पर बात करें तो मैम वाटसन और क्रिक ने क्या किया था? मैम वाटसन और क्रिक ने डीएनए जो है इसी डीएनए की द्विकुंडलित संरचना जो है, ठीक है, डीएनए की कौन सी? मैम डीएनए की द्विकुंडलित संरचना जो है इसी द्विकुंडलित संरचना के बारे में यहाँ पर चर्चा की थी। तो आप लोगों को याद रखना है कि सही आंसर क्या हो जाएगा? मैम सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्रतिलेखन, जिसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, इसी ट्रांसक्रिप्शन का अंतिम उत्पाद जो है वो यहाँ पर क्या होगा? प्रतिलेखन जिसे ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है,
इसी ट्रांसक्रिप्शन का अंतिम उत्पाद यहाँ पर क्या होगा? अंतिम उत्पाद डीएनए होगा, प्रोटीन जो है वो प्रोटीन यहाँ पर होगा, राइबोसोम होगा या आरएनए होगा। मतलब इसमें से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो होता है, उसी ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वही फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनता है? बताओ भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों का आंसर जो है वो आंसर यहाँ पर आना चाहिए। देखो अगर ट्रांसक्रिप्शन की बात की जाएगी तो मैम ट्रांसक्रिप्शन में जो लास्ट प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा मैम? वो बनेगा आरएनए, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और वही आरएनए जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के अंतिम उत्पाद के रूप में यहाँ पर क्या किया जाता है? देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जीन का एक वैकल्पिक शब्द है जो आप लोगों को यहाँ पर बताना है, एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अब जीन क्या होता है? ठीक है, जब भी हम लोग जीन की यहाँ पर बात करते हैं तो मैम जीन को क्या कहा जाता है? जीन को आनुवंशिकता जो है, इसी आनुवंशिकता का वाहक यहाँ पर क्या किया जाता है? बोला जो है वो बोला जाता है। और आनुवंशिकता का वाहक अगर जीन को बोला जाता है तो उसका ऑल्टरनेटिव फॉर्म जो है वो ऑल्टरनेटिव फॉर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो हमने एक वर्ड सुना है, वो सुना है एलील। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसे? एलील यहाँ पे बोलते हैं। और जब भी जीन की यहाँ पर बात की जाती है तो आपको याद रखना है मैम ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए के ऊपर क्या लगे हुए हैं मैम? डीएनए के ऊपर क्रोमोसोम लगे हुए हैं, और क्रोमोसोम जो है इन क्रोमोसोम के ऊपर सरल रेखीय क्रम में जीन व्यवस्थित है। ठीक है, क्रोमोसोम के ऊपर क्या है मैम? सरल रेखीय क्रम में जो जीन्स होते हैं वही जीन्स क्या होते हैं? व्यवस्थित जो है वो यहाँ पर होते हैं। ठीक है, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा मैम? बी यहाँ पर हो जाएगा, जिसे हम लोग बोलेंगे क्या? जिसे हम लोग बोलेंगे एलील। तो जीन का वैकल्पिक रूप क्या होता है मैम? वैकल्पिक रूप यहाँ पर होता है एलील। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एडेनिन और गुआनिन जो है वो क्या होते हैं? एडेनिन और गुआनिन जो हैं, यही एडेनिन और गुआनिन जो है वो क्या होते हैं? क्या इन्हें प्यूरिन बेस कहा जाता है, पिरिमिडीन बेस कहा जाता है, इन्हें शुगर कहा जाता है, या इट इज़ अ टाइप ऑफ यूरिक एसिड? ठीक है, तो हम लोग जो है वो हम लोग जब कहते हैं ना कि डीएनए जो है, इस डीएनए का ये क्या है मैम? ये डीएनए का कहीं ना कहीं हमारे पास डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। तो इसी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बीच में ये नाइट्रोजन बेस जो है वो हमें क्या होता है देखने को, जो है वो देखने को यहाँ पर मिलते हैं। और यही नाइट्रोजन बेस जो हैं इनमें बेसिकली जो है वो बेसिकली जो एडेनिन और गुआनिन होते हैं वो प्यूरिन बेस होते हैं। ठीक है, ACTG हमने सुना है ना, ACTG, एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन और गुआनिन। ठीक है, तो एडेनिन और गुआनिन इसमें क्या हो गए? प्यूरिन बेस हो गए, और बचे हुए जो दो हैं वो क्या हो जाएंगे? वो पिरिमिडीन बेस जो है वो यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? जॉनसन के द्वारा, मेंडल के द्वारा, बीडल और टैटम के द्वारा, या वाटसन और क्रिक जो है वही वाटसन और क्रिक हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि मैम जॉनसन ने तो जीन शब्द दिया था, मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, वाटसन और क्रिक ने कहीं ना कहीं क्या किया था मैम? डीएनए की द्विकुंडलित संरचना को प्रदर्शित किया था। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें किसकी मैम? बीडल और टैटम के, तो बीडल और टैटम वो दो वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी। जीनोम द्वारा उत्पादित आरएनए अणुओं का पूर्ण परिपूरण कहलाता है क्या? जीनोम द्वारा उत्पादित आरएनए जो अणु होते हैं इनका पूर्ण परिपूरण क्या कहलाता है? ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए सभी बच्चे, इसका राइट आंसर यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या होने वाला है? जीनोम द्वारा उत्पादित आरएनए अणुओं का पूर्ण परिपूरण कहलाता है। अब आरएनए मॉलिक्यूल की बात की है, ठीक है, और जब आरएनए मॉलिक्यूल की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो अभी आरएनए के कांटेक्ट में हम लोगों ने क्या लिया था मैम? ट्रांसक्रिप्शन के यहाँ पर क्या की थी? बात की थी। तो जीनोम जो है, इसी जीनोम के द्वारा उत्पादित जो आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हीं आरएनए मॉलिक्यूल्स का जो कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर होता है, ठीक है, उसी कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे मैम? उसे ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रांसक्रिप्शन जो है वही ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर कहा जाएगा। ठीक है,
तो ये थे हमारे आज की क्लास के सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आज से सही क्वेश्चन का आप लोगों के सामने बेहतरीन रिवीजन जो है वो यहाँ पर हुआ होगा। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एक बार फिर मैं आप सभी लोगों को बता देती हूँ कि अभी चल रहा है उत्कर्ष का दिवाली ऑफर जो 24 अक्टूबर तक चलने वाला है, और इसी दिवाली ऑफर में उत्तर प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आप सभी लोगों को मिल रहा है अप टू 90% ऑफ। ठीक है, अप टू 90% ऑफ के साथ साथ जितने भी हमारे टॉप कोर्सेज हैं उन पे एक्स्ट्रा 13% ऑफ भी आपको मिलेगा। कूपन कोड यूज़ करना है UC13। और इसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कोर्स की वैलिडिटी जो है वो वैलिडिटी आपके लिए एग्ज़ाम तक होने वाली है, यानी आपका एग्ज़ाम जब भी होगा तब तक कोर्स जो है वो कोर्स क्या रहने वाला है, वैलिड यहाँ पर रहने वाला है। तो इन ऑफर का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। UPSI का बैच भी आपको बहुत मिनिमल प्राइजेस पे मिल रहा है। ठीक है, साथ ही TGT के अगर आप बच्चे हैं, आपका टारगेट है दिसंबर में TGT के एग्जाम को देना क्योंकि एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर हो चुकी है, तो TGT के लिए भी 500 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लाइव सेशन में शानदार प्रैक्टिस प्लस TGT का रिकॉर्डेड बैच आप लोगों को मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 1131 रुपए में यहाँ पर। साथ ही LT ग्रेड के जो कॉम्बो बैचेस हैं इन पर भी ये 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है और अप टू 90% ऑफ भी आपको मिल रहा है, जिसके तहत ये सारे प्राइजेस जो हैं वो यहाँ पर हमारे सामने हैं। तो जल्दी से इस ऑफर को अवेल कर लीजिए और अवेल करने के साथ साथ ही अपनी तैयारी को एक सही दिशा दीजिए, क्योंकि ये दिवाली ऑफर साल का सबसे बड़ा ऑफर यहाँ पर होता है। इससे ज़्यादा प्राइजेस में डाउन जो है वो आपको आगे नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये दिवाली सिलेक्शन वाली दिवाली होनी चाहिए और उसी को सिलेक्शन वाली दिवाली बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ये हमें सोचना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर बच्चों।